अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कैंपेन्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है उनका वो खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोनोपली या उसकी शोहरत को हिट करने के लिए जो दूसरी जमात एक इस वक्त मंजर आम पर आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और परवेज़ खटक साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं। और परवेज़ खटक साहब पुरुमीद हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम दे सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। किस हद तक इसमें वो कामयाब हो सकते हैं या नहीं, और भी सियासत से जुड़े कुछ मजीद सवालात के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है परवेज़ खटक साहब को, जो इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं खटक साहब, पिछले 2 दिन की एक कंट्रोवर्सी जो सामने आई है, ज़रा सबसे पहले उस पर आपसे पूछना चाहूँगा। आपने एक बयान दिया कि जी हमें बल्ले का निशान ऑफर किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तरदीद कर दी कल कि हमने कोई ऐसी कोई ऑफर जो है परवेज़ खटक साहब को नहीं दी। तो सबसे पहले तो ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, किसने आपको ये बल्ले का निशान ऑफर किया था? ये कुछ बातें ऐसी होती बताने की नहीं होती, क्योंकि मैंने बल्ले के अप्लाई किया था और मुझे जब मेरा वकील गया तो मैंने पूछा कि अगर बल्ला मिलता है तो क्या इस पे केस होगा, तो उनका केस होगा। तो फिर मैंने एप्लीकेशन दे दी कि मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए, मुझे अपना निशान जो पगड़ी है मैं उसको बहाल रखना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन आप तो फरमा रहे हैं ऑफर की थी, किसने ऑफर की थी आपको ये? वो मेरे वकील ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप बल्ले का निशान लेना चाहते, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि इस पर केसेस होंगे और हम अदालतों में पड़ जाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा जो पगड़ी का निशान है मैं उसको बहाल रखना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपकी गुफ्तगू से इमेज ये आया जैसे किसी और कोई तीसरी शख्सियत है जिसने शायद आपको ये ऑफर कर। चलें, क्लियर हो गया कि ये तो बेसिकली फिर आपस की बात थी ना, वो वकील नहीं असल में जी। अच्छा खटक साहब, आपने, मैं जरा पार्टी का आपका जो नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, ये कुछ मिलता जुलता नाम ही आपने चूज कर लिया, तो ये कोई कॉपी पेस्ट वाली सूरत हाल नहीं बन गई? बेहतर ना होता कि आप अपनी पार्टी का नाम कुछ और रख लेते? नहीं, ये तो हमारी मर्ज़ी है, कोई हम पे थोप तो नहीं सकता। ये हमने जब मीटिंग की, मेरे साथ सारे पार्लियामेंटेरियन जो पीटीआई के केपी के थे, उन्होंने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि चूँकि हम ही पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं और हम पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं तो इसका नाम पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखा गया। तो हमारा सबका मुतफ़िका फ़ैसला था, हमारा ज़ाती नहीं था। अच्छा, लेकिन खटक साहब, अभी तक जुलाई के अंदर आपने इस पार्टी को की बुनियाद रखी और अब ज़ाहिरी बात है दिसंबर आ चुका है और इलेक्शंस जो हैं वो तो अब सामने ही खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई, ये कहा जा रहा है, कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी है आपको। कोई बहुत बड़े नाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ को डिच करके आपकी पार्टी में नहीं आए। यहाँ तक कि असद कैसर साहब जिनके साथ आपने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी नहीं आए आपकी पार्टी में। देखिए, बड़े नाम क्या होते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। नाम मशहूर हो जाता बड़ा हो गया। बड़ा नाम वो होता है जिसके पास बेसिक वोट होते हैं। अब जो नाम आप ले रहे हैं बड़े नाम, इनको पीटीआई से हटा दो, इनके इसे टके के भी नहीं रहती, इनका ज़ाती वोट ही नहीं। मुझे तो सब मालूम है सूबे में कौन कौन है और इसके बाद कौन सा वोट है। मुझे हर फैमिली, हर डिस्ट्रिक्ट सब मालूम है। 40 साल से मेरा सूबे में रास्ता है, तो मुझे मालूम है कि ये लोग बड़े नाम नहीं है। ये खाली पीटीआई के साथ की वजह से बड़े नाम बन गए थे। इनको कहे ना पीटीआई छोड़े और 5000 वोट लेकर दे दे। मुझे तो मालूम है जो बड़े नाम वो हैं जो मेरे साथ शामिल हुए हैं, जिनके अपने ज़ाती वोट है, इलेक्टेबल्स हैं। ये जो पीटीआई में 60-70% MNAs हैं, इनको मैंने शामिल कराया। अच्छा, और यही इलेक्टेबल्स है, उनमें से अक्सरियत मेरे पास आ चुके हैं। आपकी पार्टी जो है वो सूबाई असेंबली की 115 नशिस्तें हैं। आपकी पार्टी कितनी नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 70-80% पे तो जाएंगे। अभी भी कई लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, कल भी हुए हैं। हमारा पीटीआई के MPA शामिल हुआ है और भी इलेक्टेबल मेरे से शामिल हो, और अभी काफ़ी राब्ते हैं मेरे साथ। तो 13 तारीख से पहले मुझे उम्मीद है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा पे आ जाए, क्योंकि मैं पार्टी बना रहा हूँ, आइंदा का भी सोच रहा हूँ, सिर्फ पहले इस इलेक्शन का तो नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा खटक साहब, मैं थोड़ा सा, हम लोग चेक कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, आपके जहन में ये तमाम ख्यालात पार्टी को छोड़ने का, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का और अपनी पार्टी बनाने का ख्याल जो है वो आपने जुलाई में जाके ये पार्टी बनाई, और उसके बाद आपने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ जिसकी वजह से आप ये सोचने के ऊपर मजबूर हुए और उसके बाद आपने ये पार्टी की बुनियाद रखी, ऐसे ही है? देखिए, सोच मेरी बहुत पहले से थी। आप कभी असद कैसर से पूछें कि जब फेडरल गवर्नमेंट में मैं था 4 साल, तो कई दफ़ा मैं फ़ैसला कर चुका कि मैं अब नहीं रह सकता हूँ, लेकिन असद कैसर हम दोस्त थे, वो मुझे मना लेते थे। तो मैंने सोचा
कि इन लोगों के साथ मैं आता हूँ, कोई नया पाकिस्तान की बात करता है, कोई रोटी कपड़ा मकान मंशूर देते हैं, जब इलेक्शन होता है तो वो प्रोग्राम में कोई नहीं होता, उस पर अमल दराबंदी। तो हम अपने इलाकों में बेइज्जत होते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं। फिर हमने इकट्ठे दोस्त सबको इकट्ठा किया कि एक तो 9 मई का वाक़या हुआ जो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, और मेरे ख़्याल में इस मुल्क के दुश्मन ही कर सकते, इस मुल्क के वफादार कभी अपने फ़ौज पे हमला नहीं कर सकते। नहीं, और तो फिर हमने फैसला ये किया कि एहसास इससे आपको अच्छा 10 मई को हो गया था? इनके मशहूर की एहसास मुझे बहुत पहले हो चुका था कि इमरान खान अपना डिलीवर नहीं कर सकता। ये हुकूमत हमने 4 साल चलाई, हमारे पास कोई मिसाल ही नहीं है। 4 साल में हम कह नहीं सकते कि वफाक में रहकर हमने मुल्क के लिए कौन सा काम किया, सूबे के लिए क्या दिया। लेकिन इलेक्शन खट्टक का साहब, रिजल्ट उस पर आया, आपकी और अगर उसके ऐसी बाद सोच थी, अगर आपकी ऐसी सोच थी कि आपने सोच लिया था कि मैं इस पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकता, तो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात हो, परवेज खट्टक साहब को आगे कर दिया जाता था। परवेज खट्टक साहब जाते हैं, जाके पैगाम लेके जाते हैं। बाद में इमरान खान साहब एक और बयान देते हैं 9 मई के बाद भी कि जनाब अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो परवेज खट्टक जो है वो पार्टी चलाएंगे। आपका एक भी बयान ऐसा नहीं है, कोई एक भी तर्ज अमल ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि आप पार्टी से नाराज हैं। बल्कि मैं एक ट्वीट देख रहा था, ये आपके साहबजादे की ट्वीट है 10 जून को, जिसमें वो खुद ये लिखते हैं, पहले आप ट्वीट करते हैं कि जी मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मेरी कोई एफिलिएशन जहांगीर तरीन या इन लोगों से नहीं हो रही और ये तमाम खबरें गलत हैं। और आपके साहबजादे उसको कोट ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं जी स्टैंड विद इमरान खान। तो आपने 10 जून को अपने साहबजादे को डांटा नहीं कि ये बेटा ये क्या ट्वीट कर रहे हो, हमने नहीं खड़े होना इमरान खान के साथ? देखिए, मैं उस वक्त कोई एफिलिएशन जहांगीर तरीन के साथ नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैंने एक अलग पार्टी में, देखा आपको पता ही नहीं है कि सियासी आदमी कब और कब सोचता है। हम सियासी आदमी मौके की तलाश में होते हैं, जब मौका मिलेगा तो हम फैसला करें। इस तरह तो नहीं हवा में अपना आपका बेड़ा गर्क कर दें। मैं मौके में इंतज़ार था कि इलेक्शन आएगा, एक मौका जब आएगा तो फिर फैसला करूँगा। अगर ये मौका ये हमला ना होता, ये सब कुछ ना होता, और तो हो सकता है मैं किसी और पार्टी के साथ चला जाता। लेकिन मैंने सोचा कि खट्टक साहब इस तरह तो फिर लोग इसीलिए जो देखें बात सुने, इसीलिए फिर वो जब मौका देखते हैं, मौके की मुनासबत से अगर सियासत की जाए तो फिर लोग ऐसे लोगों को मौका परस्त नहीं कहते, फिर सही कहते हैं फिर वो। मैं मौका परस्त नहीं, मैं मेहनती हूँ। मैं अपनी मेहनत का सिले के लिए जा रहा हूँ। मैंने इस सूबे में काम किया, कोई मैं एवं हवा में नहीं बातें करता। इंशाल्लाह अब जो मर्ज़ी करें, अब जो मर्ज़ी बदनाम करें सियासतदानों को, लेकिन फ़ैसला अवाम ने करना होता है। ये पिछली दफ़ा भी 2018 में इलेक्शन से पहले लोग क्या कहते थे, एक दफ़ा चीफ जस्टिस आए कि हमारा आपका सारा सिस्टम फेल हो गया। मैंने कहा जी 6 महीने के बाद इलेक्शन है, फ़ैसला अवाम ने करना है। आप कौन होते हैं कि आप मैं कोर्ट में ये बात की। इस तरह फिर वो जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली में या दीगर असम्बलियों में, तो फिर मौके की मुनासबत से वो भी सियासत कर रहे होते हैं, तो ठीक है, फिर उसमें भी फिर गलत नहीं है कुछ। वो तो अदालत का फैसला है जो फ्लोर क्रॉसिंग, क्योंकि हर एक की अपनी मर्जी है। अदालत ने अगर फैसला करे कि टिकट पर मुंतखब हुआ है, फ्लोर क्रॉसिंग करता है, फिर ठीक है। मैं जब तक पार्टी के टिकट पर था मैं पार्टी में था। जब वो ख़त्म होगी, असम्बली ख़त्म हुई, मैंने कोई फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं की। मैंने तो अपना फैसला खुद किया। मैं अपने मुस्तकबिल का खुद जिम्मेदार हूँ। अपनी पार्टी को आगे ले जाने का मैं खुद सोच सकता हूँ। कोई और मेरी सोच कैसे डाल सकता है, कोई और मुझे कैसे कह सकता है कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। ये आज़ाद मुल्क है, जमहूरियत है, हम जब मर्जी फैसले करें, इसमें कोई किसी की मदाखलत की एक इल्ज़ाम चूँकि चले आपकी थ्योरी और आपका राइट है, आप जैसी मर्जी सोच रखें, आपका बिल्कुल हक है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपकी अपनी फैमिली के अंदर भी लोग आपकी बात से कन्विंस नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल आपके अपने भाई हैं, वो आपकी बात से कन्विंस नहीं है, वो आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मतलब कहना तो यही कहने पे मजबूर हूं कि अगर आपके अपने घर में आपकी बात लोग नहीं मान रहे तो आप पूरे सूबे के लोगों को किस तरह मनाएंगे? देखिए, मेरा हर फैमिली में इख्तिलाफात हैं। हम सारे पाकिस्तान में, अमेरिका में भी देखें, यूरोप में भी देखें, हर जगह इख्तिलाफात हैं। जब फैमिली बड़ी हो जाती है, उसमें ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इलेक्शन का सोचते हैं। मेरे और भाई का इख्तिलाफ आज नहीं हुआ। मेरे भाई का मुखलाफ जब मैं PTI में था, आज से 6-7 साल पहले हो गया था। वो मेरे तहसील में मैं PTI में था और वो पीपल्स पार्टी से मुकाबले में। ये कोई आप क्यों ऐसे गलत वो कर रहे हैं कि फैमिली का नहीं है? फैमिली 8 फरवरी का पता चल जाएगा मेरी क्या हैसियत है। इससे पहले मैं अपनी हैसियत दिखा चुका हूँ। तो फैमिली में सारे क्या अपना अपना मेहनत होती है। अगर मेरा भाई मेहनत करता है वो निकल जाएगा। ये फैमिली इख्तलाफ, फैमिली का वोट नहीं होता है, मेहनत का वोट होता है। खट्टक साहब, इस सारी चीज़ के अंदर जितनी देर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, आप लोगों को ये कन्विंस करते रहे कि नून लीग जो है वो भी करप्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करप्ट है,
अब अभी भी यही राय है या राय तब्दील हुई है? और अब क्या इमरान खान साहब के बारे में भी यही राय रखेंगे कि इमरान खान साहब भी करप्ट हैं? देखिए, मैंने डायरेक्ट किसी के ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं यही कहता हूँ कि इसका निज़ाम ठीक। अभी भी मैं जो सियासत में निकला, मैं कहता हूँ मैं ना भी जीता हूँ, मैंने तो इन लोगों की शक्ल दिखानी कि 50-60 साल से मुतवातर यही लोग हुकूमतें करते रहे। इस लोग का, इन मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। अगर ये अच्छे लोग होते तो आज मुल्क में तरक्की होती, खुशहाली आती, डॉलर होता, इन्वेस्टमेंट होती। हम कर्जदार नहीं, इन्होंने कर्ज़े लिए, इन्होंने कर्ज़ों की वजह से आज लोगों पे महंगाई आ रही, शराइत पर हम कर्ज़े लेते हैं, फिर बिजली महंगी करते हैं, गैस में। आखिर कब तक? आखिर इस मुल्क में कोई ईमानदार लीडर नहीं आएगा जो मुल्क के। इमरान खान भी कहता था कि मैं कर्ज़ा लूँगा तो ख़ुदकशी करूँगा। कि ये सारा झूठ कहानी है। एक नए बागात दिखाते, मैं कोई बाग नहीं दिखा रहा, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने 5 साल डिलीवर किया। जो 5 साल मैंने सूबे में डिलीवर किया उसको आगे लेकर जाना है। ये कहेंगे हम ये करेंगे, ये अब फिर आए कहते हैं हमें मौका दो। भाई तुम तो 50 साल से बैठे हो। लेकिन खड़क साहब 50 साल से तो 50 साल से तो इस तरह फिर आप भी तो उसी ब्रीड में से आते हैं ना जो इस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप, शेरपा ग्रुप में आप, जमहूरी वतन पार्टी में आप, तहरीक इंसाफ में आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, तो आप तो उसी ब्रीड का हिस्सा नहीं है क्या? आप डायरेक्ट हिट करना चाहते हैं, करें अपनी मर्जी। अगर आपने मुझे मैं क्यों जवाब दूं? मैं तुम्हारी मर्जी का जवाब क्यों? मैं तुम्हारी मर्जी का जवाब क्यों दूंगा? नहीं, तुम क्या आप एक सवाल करने वाले हैं? मैं सवाल आप तरीके से सवाल करें, जवाब मेरी मर्जी पूछ रहा हूं सर। आपने मैं अपनी मर्जी का, आपकी मर्जी का जवाब तो नहीं दूंगा। आपने फरमाया 50 साल से ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 50 साल सुन लेना, जवाब तो सुन लेना, जवाब सुन। आप भी तो मुख्तलिफ जमातें तब्दील करते करते यहाँ पहुंचे ना, तो मैं आप सुन लेना जवाब। बोलिए। मैं समझता हूँ यार, मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। मेहरबानी करें, 40 साल मुझे सियासत में होगी। तो देखें, अब हमारा अपना फैसला होता है। यहाँ कौम की जो बदलती है ना, वो ऊपर जब वज़ीर आज़म बनता है उससे बदलती है। सूबाई हुकूमत में रहकर या मिनिस्टर रहकर वो कुछ नहीं कर सकता। अगर एक पार्टी की वहाँ हम जाते हैं, वो पॉलिसी देते हैं, मंशूर हम समझते सच बोलते। तो मैं रहा, जब देखा झूठ था मैंने छोड़ दिया। तो ये मुल्क जो बदलते हैं ना, आप दुनिया की तारीख देखें, जिस मुल्क में ईमानदार लीडर आया, तारीख तो नहीं जुटला सकते हो ना। देखो सारे दुनिया की तारीख, एक मुल्क का नाम उठा लो कि इसने कब तरक्की की, कौन आया, कौन लीडर था ईमानदार। तो वो लीडर करता है, कोई वजीर चीज़ नहीं ला सकता। तो बतौर एक सियासी लीडर के, एक सियासी पार्टी के रहनुमा के, आपकी नज़र में इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? आपकी राय में कौन होना चाहिए? जब तक ये याद रखना, आप बड़े समझदार हैं, आपको इन मुल्क में बताना चाहिए, जब तक पाकिस्तान में सारे लोग डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, पाकिस्तानियों को डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा, तो 100 साल में मेरी बात रखना कि कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इस वक्त अगर यूरोप, अमेरिका, तरक्की याफ्ते मुल्क सब डॉक्यूमेंट है, उनको अनडॉक्यूमेंट कर दो, एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। एक ये बात, उसका फॉर्मूला मैंने इमरान खान से दी है, कभी पूछ लेना, कैबिनेट में बोला मैंने एक फार्मूला 5 साल से दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट करो, रिकॉर्ड, उसका तरीक़ाकार भी बताया कि किस तरह डॉक्यूमेंट करेंगे, किस तरह इम्प्लीमेंट कराएंगे। फिर दूसरी बात, अगर जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे आपके पास पाकिस्तानी पैसा बढ़ेगा। जब पाकिस्तानी पैसा आएगा तो फिर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे ड्यूटी ख़त्म कर दें ताकि कारखाने चले। तो पाकिस्तानी रुपए ड्यूटी में लिया जाता है ना। जब आप पाकिस्तानी रुपए आएगा, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ ख़त्म कर दें, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे आपको डॉलर आएगा। एक तरफ से टैक्सेस से जब सही टैक्सेस सिस्टम होगा तो फिर पाकिस्तानी रुपए आएगा और दूसरी तरफ आपका डॉलर आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। यही बताइए, जाहिर बात है इलेक्शंस आ रहे हैं, आपकी नज़र में इस मुल्क का बेहतर वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? ये अल्लाह ही जाने कौन होगा। मैं तो रोज़ जलसे कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, यही करता हूँ, सबको कहता हूँ नमाज जब पढ़ते हो जाके दुआ करो कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे मेहरबान हो, अल्लाह पाकिस्तान को ईमानदार लीडर दे, और ईमानदार लीडर ही इस दुनिया को मुसीबतों से निकालता है। ये दुनिया की तारीख़ है, तारीख़ को कैसे झुटला सकते हो? आप तो समझदार हो। अमेरिका देखें, जब वहाँ कोई अच्छा लीडर आया वो मुल्क उठ गया, यूरोप में अच्छा है मुल्क उठ गया, इंडोनेशिया में अच्छा लीडर है वो उठ गया। लेकिन खड़क साहब, आपकी कोई राय तो होनी चाहिए। चाइना में आया है वो मुल्क उठ गया, बांग्लादेश जैसे। ये सारा कुछ जो आप फरमा रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आदमी तो होना चाहिए ना। आपके जहन में कोई खाका तो होगा कि मुझे लगता है कि ये सियासतदान जो है वो सबसे बेहतर है। इमरान खान के बारे में आपने इमरान खान को सपोर्ट किया, आपने उनके साथ धरने दिए, आपने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद आपको बाद में जाके एहसास हुआ कि नहीं, मैंने एक शख्स को 10 साल जो सपोर्ट किया मैं गलत था।
आपका ये एनालिसिस गलत था, आपने एक शख्स को जो एवेल्युएट किया वो गलत था। अब 10 साल के बाद अब किसको सपोर्ट किया जाए? बात सुने ना, सुने तो से सुने। 5 साल मैं हुकूमत में था, वो हुकूमत में नहीं था, उसकी कैपेबिलिटी का मुझे नहीं पता था। अच्छा। वो तो जब कुर्सी पे बंदा आता है फिर पता चलता है केपेबल है कि नहीं। ये तो 4 सालों में रियलाइज़ हुआ कि वो नया पाकिस्तान कोई नहीं, वो नया तरक्की कोई नहीं, वही पुराना डगर, वही पुराने ब्यूरोक्रेट्स, वही टेक्नोक्रेट्स, वही पैसों वाले आते थे, एडवाइज़र बनते थे, खा पी के चले जाते थे, अपनों पर एतबार नहीं था। तो डिसअपॉइंट हुआ था मैं कि यार ये अपने लोगों पर एतमाद ही नहीं करता, ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हम आते हैं। तो खटक साहब 2018 के इलेक्शन से पहले मुझे सुन लेना, 2018 के इलेक्शन से पहले जब आप खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त आप बता रहे थे लोगों को कि इमरान खान को अपना वजीर आजम बनाओ, ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। लेकिन आपकी वो जो प्रेडिक्शन थी, वो जो मार्केटिंग थी, जो इलेक्शन कैंपेन थी, वो गलत साबित हुई। आपको बाद में जाके एहसास हुआ मैंने तो गलत आदमी को बैठ के इतनी सपोर्ट करवा दी, बिल्कुल पख्तूनख्वा से मैंने गलत सपोर्ट करवाई उसको। देखें बात सुन, नहीं गलत नहीं कराई। उसका जो उसके बातें थी, नया पाकिस्तान बनेगा, डॉलरों की बारिश होगी, कारखाने आएंगे, लोग नौकरियों के लिए बाहर से आएंगे, मुझे नहीं पता था कि ये सारा झूठ है और ऐसे ये ड्रामा है। यहाँ कारखाने लगेंगे, मुफ्त घर मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या, हम समझे ये सच बोल रहा है। नहीं तो मैं खटक साहब मैं देखा वो था ही कुछ नहीं। ठीक है तो मैं खटक साहब, मैं आप हो गए, अलीम खान हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, मेरे जैसा आदमी बेवकूफ बन गया। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अगर बेवकूफ बन गए, आप उस वक्त बेवकूफ बन गए। इतना एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जिसको इतने साल हो गए, दहाइयां हो गई पॉलिटिक्स करते हुए, वो बेवकूफ बन गया। अब क्या इस बात की गारंटी है कि अब जो कुछ आप कह रहे हैं या आपने जो जमात बना ली है, ये एक और बेवकूफ़ी नहीं होने जा रही? नहीं, कोई बेवकूफ़ी नहीं। मैं अपनी पार्टी, मैं किसी पीछे तो नहीं जा रहा। मैं मुझे अपना पता है, मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। मैं एक सिस्टम बना चुका हूँ, रिफॉर्म्स कर चुका हूँ, उसको आगे लेके जाना है। मैं अपने साथियों को झूठे वादे, मेरा मंशूर तैयार हो गया, मैं पेश करूँगा, उस मंशूर पर 100% अमल करूँगा, नहीं तो चीज़ पेश ही नहीं करूँगा। इनके मशहूर देखें, वो बागात दिखाते हैं, इलेक्शन के बाद किधर जाता है मंशूर। मैं जो पेश करूँगा उस पर अमल करूँगा। मैं अल्लाह से भी वादा है, अवाम से भी वादा है कि ना झूठ बोलता हूँ, ना झूठ बोलूँगा। जो कह रहा हूँ, जो मैंने आज तक बात की, कोई झूठा साबित करते मैं जुर्म देने को तैयार। किस सियासी जमात से आप कल को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, अगर आपको इत्तेहाद की जरूरत पड़ी, तो खैबर पख्तूनख्वा की किस जमात के साथ आप इत्तेहाद करने के लिए तैयार होंगे? ये तो डिपेंड करता है रिजल्ट क्या आएगा, हमारा क्या रिजल्ट होगा और होगा। ये तो जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद इत्तेहाद बनते हैं, जो नतीजे आते हैं, कौन से किसने कितनी सीटें ली, सीटों के मुताबिक बात होती है। अभी से प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। लेकिन ऑप्शन सबके लिए खुले हैं, बात करें, ऑप्शन सबके लिए खुले हैं डेफिनेटली। मतलब जब हुकूमत बनानी और मुझे अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। और वफाक में भी अगर बात बनती है तो वहाँ पर मैं अपने सूबे के हकूक़ की बात करूँगा। मैं अपने जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, फाटा के जो ज़िले थे, उनके हकूक़ की बात करूँ। उनके साथ बड़ा जुल्म है, उनको हक़ नहीं दिया गया। मेरे सूबे के फ़ंड रोके। देखिए कमाल ये कि हमें वफाक में 4 साल में टका भी नहीं दिया। अच्छा, एक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। पठानों को बेवकूफ़ समझा जाता है। हमारे जो चलते हुए फ़ंड थे वो रोके गए। हमारे नेट हाइडल के प्रॉफिट के पैसे नहीं दिए गए। कुछ एक्स्ट्रा देने के बजाय आईनी हक़ भी नहीं दिया गया। हमारी हुकूमत में मैं कहता रहा, लड़ता रहा, मैं मीटिंग्स करता रहा। मुआसत कैसे से पूछ ले, हम मीटिंग बुलाते थे, हमारे ख़िलाफ़ शिकायत हो गई कि ये पैरेलल हुकूमत का। मैं कहा अपने सूबे के हक़ के लिए लड़ रहा हूँ, सूबे के हकूक़ निकाल रहा हूँ, मेरा आईनी हक़ है, इसके लिए मैं बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वहाँ बैठ गए क्योंकि वो। लेकिन खटक साहब, ये आपकी ये लड़ाई, आपकी ये मज़ाहमत जब आप हुकूमत में वज़ीर दिफा थे, ये कहीं पे नज़र नहीं आती। DGISI की तैनाती का जब मामला आया, उस वक्त वज़ीर दिफा आप थे, सबसे सेंट्रल रोल आपके पास था, वो समरी आपके दफ्तर से आगे मूव होनी थी, लेकिन आपका रोल वहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। सिर्फ इतना पता लगा कि मीडिएट करवाने के लिए जो है वो आप और फवाद चौधरी के साथ, असद उमर के साथ गालिबन GHQ गए थे। इसके अलावा तो और कहीं मज़ामत नज़र नहीं आती। ये तो मज़ामत तो पार्टी के अंदर होती है ना। ये वो पार्टी थी, उसके अंदर हम बहस करते थे, कैबिनेट में करते थे। मैं कोर कमेटीज़ की मीटिंग में बात करता था। मैं वाहिद आदमी था कि खोल के बात करता था अपने हक़, अपने सूबे के हक़ के लिए। तो इसमें चीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं हंगामा डालूँ। मैं कोशिश करता कि मैं अपना हक़ वहाँ से हासिल करूँ। मैं लड़ाइयों से हक़ नहीं हासिल होता, बहस से होती है। आपको कन्विंस करना पड़ता है, इनके मुताबिक बात करनी पड़ती है। लेकिन हमें 4 साल में खैबर पख्तूनख्वा को अपना हक़ ही नहीं दिया गया। कोई बता देना 4 साल में कोई नया प्रोजेक्ट हमें मिला।
हाँ। कोई बड़ा हॉस्पिटल दिया, कोई यूनिवर्सिटी दी, खटक साहब, वो कौन सा ये ऐसा बताइए- चीज़ को NHA का कोई एक सुन ले सो एक मिनट NHA मुराद सईद के साथ था जो बहुत बड़ा हीरो बना हुआ। मुझे वो बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में NHA ने 1 फुट सड़क भी बनाई हो तो मैं जुर्म दे दूँ। तो ये मोहब्बत थी पठानों के साथ। हमारा जीट रोड तबाह बर्बाद, हमें मोटरवे चाहिए DA खान की, वो तैयार प्रोजेक्ट स्वात मोटर में हमने मेरी हुकूमत में हमने बनाई, सूबाई हुकूमत ने बनाई किसके अभी थ्रू? दोबारा एक्सटेंड करें, वो भी सूबाई हुकूमत बना रही है। किस इदारे के थ्रू बनाई थी? किसके थ्रू? किस इदारे के थ्रू बनी थी? NH हमारे PKHA पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा कभी उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, कभी कोई सड़क? हाईवे अथॉरिटी, हाईवे मोटरवे हज़ारे की बनी, वो नवाज शरीफ ने बनाई, एक मैंने बनाई जो स्वात के लिए, उसके एक्सटेंशन अभी हो रही है, वो भी सूबाई हुकूमत कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, मुझे शर्म आती है कहते हुए। अच्छा, वो खटक साहब एक और ये जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मुराद को कहता रहा जी, ठीक है, ये थोड़ी देर पहले जो DGISI की तैनाती की बात हो रही थी, इस मामले को एक्सटेंड क्यों कर दिया गया? एक स्पेसिफिक डेट क्यों आ गई बीच में कि जनाब फलां डेट तक जो है वो आके नए DGISI बेशक आ जाएं, उससे पहले नहीं आने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, DGI के बातों में, उसको हटाने में, लगाने में, मैं आपको यकीन से कहता हूँ हमें नहीं इन्वॉल्व किया गया। मुझे बिल्कुल आप वज़ीर दिफा थे? इन्वॉल्व किया गया। मैं तभी इन्वॉल्व होता था जब वज़ीर दिफा का तो सिर्फ खाली वो जो डिसाइड होता है, फाइल आती है, उस पर फैसला उसको आगे भेजना पड़ता है। तो मेरा उसमें कोई नहीं था, ना इमरान खान ने कभी मेरे साथ डिस्कस नहीं किया कि इसको DGI बनाना है, इसको नहीं बनाना है, इसको हटाना है। ये मैं आपसे क्लियरिटी से कहता हूँ कि किसी दिन भी इमरान खान ने ये डिस्कशन मेरे साथ नहीं की। नहीं तो साइफर का मामला भी हुआ, वो भी आप वहाँ पे मौजूद थे। साइफर के हवाले से भी आप बताते रहे कि हाँ ये अमरीकी साजिश है, आपने जलसे वगैरह किए, सब कुछ किए। उस बात के ऊपर आप कायम हैं कि वाकई अमरीकी साजिश हुई थी इमरान खान की हुकूमत गिराने में? यकीनन जब आपने कहा लीडर आपको एक चीज़ बताता है कि ये एक साजिश है, वो एक तफसीलन बात करते थे, बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते थे, तो हम डेफिनेटली हम पार्टी के हिस्सा होते हैं, तो हम पार्टी के लीडर को तो ऐसे नहीं जुटला सकते। अगर उसमें 1% भी शक हो तो उसको नहीं बेइज्जत करना चाहते हैं। तो उस वक्त तो हमारा ख्याल है कि खाली तक इतना डेंजरस चीज़ है, बाद में पता चला ये तो मुसीबत में पड़ गए। तो बाकी फैसला खटक साहब, कितनी देर गुजारी आपने तहरीक इंसाफ में? कितने साल? मैंने 12 साल। सर 12 साल के बाद भी अगर आप आखिर दम तक भी जितनी देर तक पार्टी में रहे, आप हर बात में हाँ में हाँ कहते, फिर आप कहते मैं मज़ामत भी करता था, मैं छोड़ना भी चाहता था, आप हाँ में हाँ भी मिला रहे थे। सर 12 साल तो बहुत टाइम होता है। 12 साल के अंदर जो आप दूसरे को वैल्यूएट करके पूरी तरह एनालिसिस कर लेते हैं कि नहीं ये बंदा काबिल भरोसा नहीं है, अगर ये इतनी बड़ी थ्योरी दे रहा है और पूरे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेकअप करके रख देगा, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देगा एक कागज़ लहराने से, और आपने उसमें ना भी नहीं की कि नहीं ये बड़ी आप खतरनाक बात करें, मैं वज़ीर दिफा हूँ, मत करें इस किस्म की बात, ये साइफर जो है वो इस तरह नहीं आते, ये बहुत गलत थ्योरी है जो आप मार्केट के अंदर लेकर जा रहे हैं। आपने उनके जलसों के अंदर भी शिरकत की, उनकी बात को सपोर्ट करते रहे, उस पर कोई माजरत खा या आप कोई माफ़ी मांगना चाहेंगे कि ये रोल आपको नहीं अदा करना चाहिए था? नहीं, मैं कोई माफ़ी नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। अच्छा, ना मैं माफ़ी मांगता हूँ, ना किसी को जवाब दे हूँ। मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, किसी की परवाह नहीं करता। हाँ। उसने जो कुछ किया उसका सिला उसको इस दुनिया में मिलेगा, उस दुनिया में मिलेगा। मैं जो करूँगा अल्लाह ताला उसका मुझे सिला देगा। मैं किसी के कहने पर किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना किसी बात का जवाब दूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया। अब एक पार्टी लीडर हम सपोर्ट करते रहे, कई दफ़ा अंधा सपोर्ट लोग करते हैं, तो कोई क्यों मेरे मुँह में डालते हो यार, छोड़ो इस बात को। चलें छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक साहब 10-11 साल उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ गुजारे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बाद में जाके एहसास हुआ कि जिस बंदे पे मैं भरोसा कर रहा था वो बंदा भरोसे के लायक नहीं था। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बल्ले का निशान वापस मिल गया, बड़ा रिलीफ था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ परेशानी पाई जाती थी पिछले 3-4 दिन के अंदर कि बल्ले का निशान जो उनका इंतखाबी निशान है वो हाथ से चला गया। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से
एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो बुरी खबर आई वो आई शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, जिन्हें 15 दिन के लिए आज नज़रबंद कर दिया गया और 3 MPO के तहत ये नज़रबंदी जो है वो अमल में आई है। मामला क्या है, आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक पुरुमीद है कि इस इलेक्शन में पूरे स्ट्रेंथ के साथ वो हिस्सा ले सकेगी। मजीद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान मेजर रिटायर हमीद रोकरी साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सबसे पहले झगड़ा साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा था कि जनाब नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी भी लेकिन होती है, साथ ही साथ बल्ले का निशान भी आपको वापस मिलता है। तो मुश्किलात तो आ रही है PTI को, लेकिन साथ ही साथ अदलिया से रिलीफ भी आप लोगों को मिलता जा रहा है। मेरे ख्याल में ये खुशाइन बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो आपके सामने है मंसूर। मेरे ख्याल में ये तो डिनाई नहीं हो सकता, चाहे वो पहले फेज में जब लोग कागजात जमा कर रहे थे तो जो हुआ, चाहे दोबारा जो आज मैं कोर्ट में ज्यादा न्यूज नहीं सुनी, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, शुरू में सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट है कि आज प्रपोजल्स और सेकेंडर्स को नहीं ले जाने जा रहा था, या फिर जैसे आपने कहा ये जो साइकिल है रिपीट अरेस्ट का, मुझे खौफ सिर्फ ये है कि ये चीजें एक बार से खत्म नहीं होती, ये चलती जाएंगी। मेरे ख्याल में जैसे जितने भी आप अभी जो न्यूट्रल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं या जितने भी जो है वो आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स देख लें, वो यही कह रहे हैं लोगों की पॉलिटिकल पार्टी से मोहब्बत या नफरत हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शुड रेन सुप्रीम। रोकड़ी साहब, अब आपकी जमात ऑब्वियसली ज्यादातर उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जो तहरीक इंसाफ ही छोड़ के आए हुए हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये कि बल्ला वापस आ गया है बैलेट पेपर पे? देखें जी मंसूर जी, मेरी ख्वाहिश की अहमियत नहीं है, हमने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया वो दुरुस्त है या नहीं। हमारी अगर बहस इसके ऊपर हो तो वो ज्यादा बेहतर हो। दूसरा, अब आज मैं तजिया ये दूंगा कि पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल पथ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने अभी ट्वीट्स कुछ पढ़ी कि वो एक आदमी की कोर्ट है वगैरह वगैरह, और अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग को वो किस तरीके से मुतासिर कर सकते हैं। यानी एक नया क्राइसिस, एक नया केओस, जुडिशियल क्राइसिस। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, दूसरों में भी, कि अब ये कानून के वकला की और प्रोफेशनल जो जिनको फीस दे के जो वकला हैं, वो अब कानूनी पेचीदगियां और ये चीज इस तरफ आपको और अब मुल्क धकेला जाएगा। झगड़ा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये कब तक चलेगा, ये अच्छी बात तो नहीं की है। मैं ये कहता हूँ कि नैरेटिव कब तक वही चलेगा, वो नैरेटिव जिसकी हमें ये सोचना चाहिए कि बीइंग एज पार्टी ये कब उस नैरेटिव अपने को डिनाई करेंगे, और जो उस नैरेटिव जो है जिसके रिजल्ट में फ्रिक्शन शदीद बढ़ती जा रही है, ये उस नैरेटिव को जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट से शुरू करके, मैं तो अब क्लेम करता हूं कि अब ये एंटी स्टेट हो गया, उसको कब ये सारे ये बैठेंगे और कहेंगे। कौन एंटी स्टेट हो गया? सर आप मंसूर साहब बोल रहे हैं? जी रोकड़ी साहब, कौन एंटी स्टेट हो गया? एंटी स्टेट एक सेंटीमेंट जो खड़ा होता है ना, कि जिसपे आप कहते हैं कि हम हैं तो मुल्क है, हम नहीं है तो मुल्क नहीं है, और फिर आप मुल्क के उन इदारों को, पहले फौज, फिर आज तो ये अदलिया ने एक दिया ना, अदलिया ने अगर डिसीजन दे दिया इलेक्शन कमीशन के हक में, दूसरा तो फिर उनको गालियां, और ये बढ़ते बढ़ते अब चीजें जा रही हैं असबियत की तरफ, पोलराइजेशन को शदीद बढ़ाने की तरफ। यानी इन चीजों का खात्मा इन लोगों के लिए करना जरूरी है। दे हैव टू केटर दिस। लेकिन मैं रोकड़ी साहब, मैं बॉल झगड़ा साहब की तरफ फेंकने से पहले मैं एक बात जानता हूं कि वो आपसे जरूर ये पूछना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल फेयर प्ले नजर आ रहा है? नॉमिनेशन पेपर्स छीने जाने के वाकयात, लोगों को रोकने के वाकयात, वकला को गिरफ्तार करने का, वकला को गायब करने के मामलात, तस्दीक कुनिंदा, तायीद कुनिंदा, उनके गायब होने के मामलात, यू थिंक दिस इज ऑल फेयर और ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है? मियावाली में ना जी एक वाकया हुआ, किसी एक पुलिस वाले का झगड़ा हुआ एक के साथ, और उसके बाद एक तूफान उठाया गया, हर किसी के पेपर्स एक्सेप्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चले जाए, मियावाली की बात कर रहा हूं, जहां बेसगढ़ है, और जहां से ये बात उठाई गई कि जी पता नहीं हो क्या गया, एक आदमी की एक लड़ाई है एक पुलिस वाले के साथ, और उसके बाद हर किसी के पेपर्स एक्सेप्ट हुए, और एक भी नहीं, इनके एक आदमी के नहीं है, इनके 16-18 आदमियों के पेपर्स है।
कहां पर नहीं हुए? मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, कहां पर ये कहें कि किसी एक का पेपर एक्सेप्ट नहीं हुआ? कहीं पर ये कहें? मैं पूछ लेता हूं, झगड़ा साहब बताइए, कोई एक आदमी हो जिसके पेपर्स एक्सेप्ट नहीं हुए सर? एक लिस्ट छाई हुई थी, मैं दोबारा कह देता हूं, लेकिन मैं रोकड़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मान लिया कि इतनी सख्ती के बावजूद सबसे ज्यादा जिन लोगों ने पेपर्स जमा किए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2500 का फिगर था, इसके साथ कोई 800-900 और ऐड कर ले। पीटीआई के लोगों ने एज इंडिपेंडेंट, ये कैंडिडेट्स का रुझान देख लें, जो हाल था, आई एम सॉरी, वो तो मंसूर थैंक यू फॉर सेइंग कि वो कहीं से फ्री एंड फेयर जो है वो नहीं था। इसके बाद आई एम सॉरी, ये आप नहीं कह सकते कि एक पार्टी एंटी स्टेट है। आप उसके बयानिए में एक नुकसान, एक इशू या दूसरा इशू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 50, 60, 70% लोग स्टेट के एंटी स्टेट नहीं हो सकते। इलेक्शन होने दें, अवाम को डिसाइड करने दें, ये जमहूरियत की बुनियाद है, जमहूरियत की रूह है। आप लोगों को पार्टिसिपेट करने देते हैं, आप लोगों को रोकते नहीं है, ऐसे नहीं रोकते जैसे इंडियन हेल्थ कश्मीर में पुलिस आ गई है या इंडियन पंजाब से पुलिस आ गई है और पाकिस्तानी पंजाब में ऑपरेट कर रही है। मियां वाली में मुझे खुशी है जिसके पेपर्स जो है वो जमा हुए, लेकिन मुझे अमजद नियाजी साहब की तस्वीरें भी याद आ रही हैं, उनका बयान भी याद आ रहा है, उनके फैमिली का डिनायल भी याद आ रहा है, और जो मियां वाली के सबसे बड़े सन ऑफ द सॉइल हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला के कमेंट्स भी याद आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रोकड़ी साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपकी पार्टी के 2-3 ऐसे रहनुमा हैं जिनके नाम नहीं सामने आए, उन्होंने अपने पेपर्स नहीं जमा करवाए। उसमें अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, अली नवाज अवान साहब हैं। इनके पेपर्स क्यों नहीं जमा हुए? आई डोंट नो जी मंसूर, मेरा ना उनसे राब्ता है, ना उनसे वास्ता है, और ना मुझे इल्म है कि उन्होंने क्यों नहीं कराए। लेकिन मैं आपके के बाद मैं पूछ लूंगा कि क्या व्हाट इज द रीजन, उन्होंने क्यों नहीं। मैं अभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। ना अली जैदी को पता है कि वो उसकी पोजीशन नहीं है पॉलिटिकल, ये जो अली अवान है इसको भी पता है कि इसकी पॉलिटिकल कोई पोजीशन नहीं है। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, सवालात के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तैमूर झगड़ा साहब और हमीद रोकड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब, एक जो रोकड़ी साहब ने जिस तरफ इशारा किया था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक टैगलाइन जुड़ती है और वो ये है कि आइदर यूर विद अस और यूर अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप चोर, डाकू, लुटेरे, लिफाफा, काफिर, सब कुछ जो है वो टैग्स लग जाते हैं आपकी सोशल मीडिया टीम के जरिए। क्या बेहतर नहीं है कि पीटीआई भी अपने अंदर एक मैच्योरिटी लेकर आए, दीगर सियासी जमातों की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करे, उनसे मुज़ाकरात करे और कहे कि हाँ जी ठीक है, मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, सिर्फ हम सब कुछ नहीं है, दीगर भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर? किसी ने ऐसे नहीं कहा, और मेरे ख्याल में अगर एक जमात के पास इतनी मकबूलियत हो तो कोई ना कोई मैच्योरिटी तो होगी ना। देखिए, सबसे बात करनी चाहिए और सबके लिए दरवाजे इस हद तक खुले कि जमहूरियत पे, आइन पे, कानून पे बात करें। इशू मेरे ख्याल में यहाँ पे आ रहा है, मैं खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दे दूं, सारी पार्टीज मिल भी जाएं तो वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब फिर उसमें आप बता दें, मैंने उस दिन एमल वली खान की स्टेटमेंट सुनी थी, वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो दूसरे साइड से सिर्फ एज ए पीटीआई मेंबर ये नहीं सुन रहा, एज एन इंडिविजुअल भी ये सुन रहा हूं कि मतलब कि आप इतने जो है वो इतनी बड़ी पार्टी में हर बंदे को एक जैसे पेंट कर रहे हैं, और यही हो रहा है जब आप रिपीट अरेस्ट करते हैं, जब आप खवातीन को अरेस्ट करते हैं। मैं तो एक्चुअली मंसूर आपकी स्टेटमेंट को फ्लिप करूंगा। वो मुझे तो जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, आइदर यूर विद द पीटीआई और यूर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ पाकिस्तान। ठीक, मुझे तो पिछले 7-8 महीने से ये नजर आ रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो सकता। रोकड़ी साहब क्या कहेंगे इस पे? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंप्रेशन लेके चल रही है। मैं इस पे इसलिए ऑब्जेक्ट करूंगा कि जो टर्म इस्तेमाल की इन्होंने हक को बातिल की टर्म इस्तेमाल की और फिर उसको इन्होंने जोड़ा जाके वाक़या करबला के साथ। अब इससे बड़ी डिवीजन आप क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने कहा कि एमल वली खान ने जो बात की, एमल वली खान की बात को आप छोड़ें, आप आए अपने पे कि आपने क्या किया और आपके साथ अब क्या हो रहा है। मैं मिसाल ये देता हूं कि आपने मियां नवाज शरीफ की फौतगी जब उनकी फैमिली में हुई, आपने जो कुछ किया
और जो मीडिया पे कहा और जो सोशल मीडिया पे किया वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और मेरे ख्याल में अभी मुझे पता चला कि बानी पीटीआई अपने वालदा के कजन की वफात पे वो गए। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड, थोड़ी देर पहले, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन somebody was sitting with me और उन्होंने कहा कि उनके मामू, उनकी मदर के जो फर्स्ट कजन है वो फौत हुए तो उनके ऊपर वो गए। यानी आपने वो एक नहीं गए सर, सोशल मीडिया पे मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है रोकरी साहब, ये आपके पास अच्छा, मुझे अभी किसी ने कहा, फिर मेरे पास वो गलत होगी जी, ठीक। somebody was sitting with me, मेरे दोस्त थे लाहौर के, वो कह रहे थे कोई इस तरह की चीज हुई है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर हुई है, अगर जाए भी सही मंसूर खान, तो ये चीजें इन पे, इनके जो फर्स्ट ब्लड रिलेशंस होते हैं, माँ बाप, बहन भाई बेटा, उसके ऊपर आपका कानून इजाजत देता है कि अगर कोई फौत हो और आप जेल में भी हो तो उसकी इजाजत होती है जाने की, उसका लॉ इजाजत देता है फोर्स्ड रिलेशंस की। तो आपने ये देखना है कि आप जब पावर में थे आपने क्या किया, आप आज किस पोजीशन में है और आपका नैरेटिव क्या है। मैंने पार्टीज के साथ बैठने की तो एक बात है ना कि उन्होंने कही कि पार्टीज के साथ बैठना, जो आपने कहा वो भी एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आपका नैरेटिव क्या है। आप मुल्क को किस सूरत में फतह करना चाहते हैं, हकीकी आजादी का नैरेटिव अभी तक है, किससे लेना चाहते हैं, जीएचक्यू की चाबियां दे दी जाए, बॉर्डर हवाले कर दिया जाए, यानी आप मेड़ मुड़ा के एक ही तरफ जाते हैं। और सबसे जो इसमें सारी गेम के अंदर मजेदार चीज है वो ये है कि गेम ये स्टार्ट ही यहीं से हुई थी कि मेरी मर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आर्मी की वो मेरी मर्जी को होना चाहिए। इस पे क्यों नहीं बात करते, क्यों, यानी किसको धोखा दिया? लेकिन रोकरी साहब, ऑब्वियसली ये जो मैं दोबारा वही कहूंगा, मुझे पता है ये जो आप एतराज उठा रहे हैं इस पे झगड़ा साहब ये पिन पॉइंट जरूर करेंगे कि क्यों ना हो, क्या ये प्रेरोगेटिव किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है? नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का है, जो असेंबली से चला जाए या इस्तीफा दे के चला जाए, वो ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट या बंदूकें उठा के या लश्कर उठा के नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर रहते, किसने मना किया था मंसूर खान प्राइम मिनिस्टर रहते? आप कहते हैं मुझे मालूम था मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, रोकते, अपनी निगोशिएट करते। आपका जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ आ गया, आपने हर चीज का इस्तीफा मारा और बाहर फेंक के बाहर चले गए, और आपने रास्ता अपनाया, आपने कहा जी फ्रांस में ये हुआ था, फिर आपने कहा तुर्की में ये हुआ था, फिर आप तमाम वो मिसालें लेके आए कि जिसके बाद अपनी कौम को आप लड़वाना चाहते हैं। आप उन मिसालों से हटते ना, आप उस प्रोग्रेसिव अपनी मूवमेंट को जारी रखते। ठीक है। और इनके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या थी, जो हमने भी उस वक्त सजेस्ट की थी, एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट एज वेल, जहां से हम मारा और इनका रास्ता जुदा हुआ, कि आपने अगर आप पहले ही बात तो ये है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप असेंबली ना छोड़ें, आप बैठे, टाइम गुजरते पता नहीं चलता। अगर आप, जब इन्होंने छोड़ दी तो हमने कहा देखें, वो एक मिसाल है कि कुब्बे को लात लगी और वो सीधा हो गया। मैंने कहा ये कुब्बे वाली लात लग गई, तमाम 3.5 साल के बुजदार के, और उसकी तमाम चीजें धुल गई। अब आप प्रोग्रेसिव अप्रोच को जारी रखें, विद इन पार्टी बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करें, अपनी तंजीमों को फाल करें और इलेक्शन की तरफ देखें। इन्होंने कहा ना, हमने करना है लॉन्ग मार्च, हमने जाके कंटेनर करना है फलानी जगह पे, इधर पेशावर से आएंगे, इधर से ये आएंगे, हम ऐसे म्यूटनी करा लेंगे और फिर सारी चीजें आपके सामने। झगड़ा साहब को जवाब दें। झगड़ा साहब, ये तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वाकई एतराज रहता है कि भाई अगर तो मिलेगी तो वजीर आजम की कुर्सी मिलेगी, ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे, हम किसी सूरत पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं रहेंगे। खान साहब जो है वो, उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पीएम हाउस तक ही है, और यही खतरा रहता है कि अगर अभी भी ये ना हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी ना हुआ, तो उसके बाद धरना भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा, एहतजाज भी होगा, इलेक्शंस को नहीं मानेंगे। पीटीआई में और जिस इमरान खान को मैंने देखा है, जो मुझे बताया और जिस बयानिए पे मैं स्टैंड करूंगा और मेरे जितने कॉलीग स्टैंड करेंगे, इन्होंने नैरेटिव का बताया ना, वो नैरेटिव है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 400 दिन इलेक्शन नहीं हुए मंसूर, खैबर पख्तूनख्वा में 350 दिन और पंजाब में, तो ये हमारा हक नहीं बनता कि उसके लिए प्रोटेस्ट करें। अगर जो है वो कोर्ट्स की इतनी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि कोर्ट्स जो है वो एक केस में बेल दें तो जो है वो डीसीज को ले लें, पुलिस को ले लें, वो लीगल सिस्टम का मजाक बना ले। कोर्ट्स जो है वो हमारी खवातीन को बेल ले लें और कहते हैं रियासत माँ की तरह होती है, तो माँ जो है वो उन खवातीन को क्वेटा भेज देती है। जब आप ताकत पे चेक नहीं रखते तो फिर ताकत की जो मर्जी होती है वो करता है। ठीक, और उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते इस तरीके से, जो पिछले 20 महीनों से जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है हो रहा है। ठीक 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 है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब, मेजर रिटायर्ड हमीद रोकरी साहब। आई विश
ये डिस्कशन हम मजीद भी आगे बढ़ा सकते हैं. इट वाज जस्ट गेटिंग एक्साइटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से वी हैव टू रैप दिस अप ओवर हियर. इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.